हेलो जी, नमस्कार। मैं हीरालाल शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हीरालाल शर्मा और डायमंड द वेव लर्नर पर। और आज जो है थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि आज कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़, मार्केट का स्ट्रक्चर और स्टॉक मार्केट पे इलेक्शन का जो है रिज़ल्ट आया उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये थोड़ा हम साझा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैंने 2004 से देख रहा हूँ जब वोटिंग करना शुरू किया है, और रफली मैं तब से वोटिंग था, और मैं 96 97 से थोड़ा इंडियन पॉलिटिक्स को समझता हूँ। तो ये सब करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो अपन है नहीं, ये सारे मेरे पर्सनल व्यूज़ है। और कोई भी काम करने से पहले आप अपना हाँ, किसी भी समझदार से सलाह लें या अपना विवेक इस्तेमाल करें। ट्रेडिंग में जोखिम है, इसलिए चलता रहता है। तो लास्ट टाइम हम जब बात कर रहे थे तब हमने एक इलेक्शन स्ट्रेटजी 2 मई को ही दे दी थी। और रफली मैंने जो है हमारे यूट्यूब चैनल या उस पर भी टेलीग्राम ट्विटर सब पे जो है हमने आगाह कर दिया था कि लास्ट के वीक से तो जो शुरुआत हुई थी एक्सपायरी के बाद 6 जून की सीरीज, इवन हमने 2 मई वाले वीडियो में कहा था कि वेगा बढ़ेगा, और उस समय 10-12 का वेगा था, वो रफली आपका काफ़ी 30 तक चला गया, 30 तक, है ना, काफ़ी बढ़ गया है। तो देखिए कितना परसेंट राइज हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से आइडिया होनी चाहिए। और उस समय हमने कहा था कि हो सकता है मार्केट एक बार और हाई बना दे, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी सबसे अच्छा ले चुका था। और मेरे ख्याल से वेव थर्ड का एंड हो गया 2338 जो है वहाँ पर, और बैंक निफ्टी के भी टॉप पे हो गया है ना थर्ड, जो हम कोविड से लेकर ऐसा कुछ चल रहे हैं मेरे ख्याल से, या सब डिवीजन हो तो वहाँ पर भी वेव 1 हो गया है ऑलमोस्ट, ऐसा मान सकते हैं मेरे ख्याल से जो है, क्योंकि दोनों का रफली मिला के वहीं आएगा। अभी वो 0.236 रिट्रेस किया है 15183 से, जो ए वेव हो सकता है अब, क्योंकि वो 3 लेग में आया अभी रिट्रेस करंट वाला भी देखें तो ए बी सी एक्स ए बी सी था, उसका सी वेव जो था वो आपका 21281 जो गया था वो 1.618 था वेव ए का। और उसके बाद करेक्शन ऊपर की तरफ चालू है, बिकॉज एबीसी होना होगा तो ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज 21281 से भी अभी भी जो इम्पल्स आ रहा है वो इम्पल्स के सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, ये करेक्टिव ही हैं। और शायद फ्लैट में कहाँ तक जाता है, आज गोल्डन रिट्रेसमेंट तो हो गया, उसके ऊपर करेक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली 3 लेग में आया फ्लैट में, तो बी ऊपर तक जाना चाहिए, अब कितना जाएगा वो देखना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही लग रहा है कि हम ए लेग हो गए, और अब जो बी लेग में 3 लेग बनेंगे उसके भी बी लेग के लास्ट लेग में है, और शायद फिर कुछ करेक्शन हो, देन अगेन एक सी लेग ऊपर की ओर आए, ऐसा दिख रहा है। तो ये सब हुआ, और एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी मैंने शेयर करी थी कि बाई 22,000 का एक सी लेकर उसके अगेंस्ट में 4 मल्टीप्लायर में बेच दें। वो इलेक्शन के जब एग्जिट पोल आए थे तब तक भी सही थी, और इवन आज भी प्रॉफिटेबल है। और कल एक्सपायरी है तो अभी तक भी वो प्रॉफिटेबल ही है। बीच में स्लाइटली उसमें लॉस था, बट बिकॉज वो बनाई इस तरह से गई थी कि नीचे तो पूरा कवर कर ले हम लिमिटेड लॉस पे, और ऊपर हमको प्रॉफिट हो, बट वो अभी भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो उस तरह से हमने इसको तैयारी की। अब देखिए हाई वेगा जब आ जाता है ना, तो हाई वेगा क्या करता है, आपको एक लिमिटेड उस पे अमाउंट पे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड ऑफर करता है। लाइक मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है इलेक्शन से पहले दिन जब आए थे रिजल्ट से पहले दिन एग्जिट पोल 3 तारीख को, तो सारी पोजीशन हमने नील की, ग्रुप में भी मैंने डाला था। और उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि मैं डाउन साइड के प्रति ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आश्वस्त था या नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मार्केट ने सबसे अच्छा ले लिया है, फिर भी मैंने 24,100 24100 के कॉल लिए, और उसके मल्टीप्लायर में 24700 के कॉल शॉर्ट कर दिए, तो मेरा ब्रेक इवन डबल में बेचा मैंने, तो 25,300 तक आ गया। और मुझे वहाँ तक जाना लग नहीं रहा था। उस दौरान मुझे क्रेडिट स्प्रेड में 4 रुपये अल्टीमेटली पॉकेट में ही आया था, क्रेडिट स्प्रेड था वो। उसके बाद मार्केट गिरता गया। अब जब वो एकदम बॉटम हुआ, क्योंकि जिस तरह से सेल ऑफ चला, तो हमको पता है अगर कोई भी चीज़ वायलेट हो गई तो वो मेजर टाइम फ्रेम पे जाएगा। मेजर टाइम फ्रेम पे 21300 जो था वो 0.236 था। हम बैठे बैठे डिस्कशन ही कर रहे थे, और हमें उस समय आप मानिए या कुछ भी, एलियट के हिसाब से मार्केट परफेक्ट चल रहा है। तो मैंने कहा कि अभी यहाँ से मार्केट 1800 पॉइंट निफ्टी कवर होना चाहिए, और यकीन नहीं करेंगे उसके बाद जो है लगभग 50% रिकवर किया। एंटायर उसका जो फॉल का था वो 50% रिकवर हुआ।
और वहाँ पर हमने कुछ इक्विटी स्टॉक्स वगैरह किए कवर और पार्ट बुक किए, और अभी भी पोर्टफोलियो में है, बिकॉज पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग एक अलग गेम है। तो वो स्प्रेड मेरे को बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था, क्योंकि मुझे पता था ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा, नीचे गया तो मेरा क्रेडिट स्प्रेड है, जेब से कुछ लगेगा नहीं, और नीचे जाएगा तो मैंने कुछ लॉन्ग कर लिया। और उसके बाद भी मैं वहाँ नहीं रुका, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने 23,000 का स्प्रेड बनाया। वो कॉल मैंने 250 के अराउंड ली थी, बहुत वेगा हाई था तो ऑब्वियसली होता है, और बिकॉज हाई जो था 23338 था, तो मैंने वो स्ट्राइक के डबल ऑप्शन बेच दिए उस पोजीशन को काट के। वहाँ क्या हुआ कि मेरा 250 में कॉल लॉन्ग हुआ, और मेरा 350 से ज़्यादा में जो है वो नेक्स्ट वाला प्रीमियम बिक गया। तो मेरे को 100 रुपीज़ जो है नेट टू नेट मेरे, मतलब अगर आप लगाएंगे तो जितना मेरा मार्जिन लगा उसका मुझे 2% एक ही दिन में मिल रहा था। ठीक है, कल मैंने कन्वर्ट किया था, आज वो बाकायदा कन्वर्ट हो गया। मेरा जो मैंने यूटिलाइज किया जितना भी, वो लगभग 2% मेरा आ रहा था, और आज उल्टा हो गया, बिकॉज आज 23 वाले कॉल की वैल्यू ज़्यादा रह गई और 23 का और कम रह गया, तो उसमें भी मेरा जो चार्जेस लगते हैं वो भी रिकवर हो गया। तो ये जो हाई विक्स होता है ना, वो आपको कुछ इस तरह से होता है, और जब एक बार विक्स सेटल हो जाए उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए पीक आ गया, कुछ भी आ गया, आपको एक रिकवरी मिल गई, तो आप 61% रिट्रेसमेंट के आसपास के स्ट्रैडल भी बेच सकते हैं। हमने पहले दिन 23,000 का स्ट्रैडल बेचा था एग्जिट पोल से पहले, उसको बुक किया, फिर क्रेडिट स्प्रेड बनाई, फिर उस स्प्रेड को दूसरे तरीके से स्प्रेड में कन्वर्ट किया, फिर इक्विटी कुछ खरीदी, उसमें पार्ट बुक किया, और फिर स्ट्रैडल बेचे और उसमें भी प्रॉफिट बुक किया। और आप मानेंगे नहीं, इस इलेक्शन में सबसे सटीक चला है ये काम, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। तो किस तरह से आपको, किस में आप कैसे काम करें, ये आप थोड़ा देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे भी काम होता है। दूसरी बात, इलेक्शन आउटकम आया क्या रहा इसमें। बीजेपी ऑब्वियसली लार्जेस्ट पार्टी है, 240 प्लस सीट्स है, तो हम थोड़ा बैक में चले, हमको आदत नहीं है, बिकॉज लास्ट दो जो इलेक्शंस के आउटकम आए हैं वो क्लियर मेजोरिटी में आए। तो मैं आपको 2009 का इलेक्शन बताता हूँ, वहाँ कांग्रेस को रफली 206 सीट मिली थी, 206 या 208, आई एम नॉट श्योर, बट इतना ही सीट आई थी, 206 है ना, बीजेपी से भी कम है 30 सीट्स, और मार्केट अपर सर्किट लगा था। ये इंटरेस्टिंग बात है, डबल अपर सर्किट हुआ था। और कल बीजेपी को 240 सीट्स आता है तो मार्केट लोअर सर्किट ऑलमोस्ट 10% हो गया था। तो क्यों होता है ये ऐसा, आप जानेंगे। ऐसा बड़ा विचित्र है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए 2009 में मार्केट ऑलरेडी 50-60% करेक्ट हो चुका था, 6300 का निफ्टी था, वो ऑलरेडी 2258 तक आकर 3000 के आसपास पड़ा था। तो मार्केट ने सब कुछ ये ले लिया था कि इसके आगे अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, कोएलिशन की गवर्नमेंट बनेगी, गठबंधन बनेगा, कुछ भी बनेगा, लेकिन ठीक है। उनको पता पड़ा मार्केट को कि पहले जो गवर्नमेंट चल रही है उसी पार्टी 206 सीट लेकर अच्छे उसमें आ गई, तो डबल सर्किट लग गया है ना, उम्मीद बन गई। कल सबसे अच्छा मार्केट ने मान लिया था, मार्केट मान रहा था बीजेपी मेजोरिटी लाएगी 270 और एनडीए 330, 35, 40 तक जाना चाहिए। जैसे ही मेजोरिटी नहीं बची, मार्केट को झटका लगा, क्योंकि मार्केट सबसे अच्छा एक्सपेक्ट कर चुका था, उससे बेहतर उसको चाहिए था। तो ये साइकोलॉजी इस तरह से चलती है। अभी कल तक सब कुछ बुलिश थे, जब एग्जिट पोल आया तब तक, उसके बाद उससे खुला और जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं क्या हुआ है। और ये तो रिजल्ट की आप वो करिए कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर से जो है इनको अच्छा कुछ हुआ, वहाँ पर स्टेट्स में भी सीटें मिली हैं उनको, और बीजेपी तो फॉर्म करेगी गवर्नमेंट उड़ीसा में तो, और 20 सांसद आए हैं वहाँ से, और उधर उनका टीडीपी से अलायंस है तो 16 उधर से आए। तो बट बीजेपी के 20 सांसद आना उड़ीसा से, वो एक उनकी बात वहाँ थोड़ी सी रह गई, वरना अगर ये नहीं होता तो आप ये मान लीजिए कि मार्केट और भी ज़्यादा बिहेव करता, और यहाँ से 1000 पॉइंट्स या उससे भी ज़्यादा निफ्टी और करेक्ट हो सकता था। जो मार्केट 8-9% था वो 17, 18, 20% भी हो सकता था, उससे ज़्यादा तो नहीं होता। अल्टीमेटली वैल्यूएशन मैटर्स करता है, बिकॉज धंधा तो वैसे चलेगा, कोई भी आई उनको काम तो करना ही है, लेकिन एक जो चल रहा होता है उसके साथ चलने में ज़्यादा मजा आता है। तो ये दोनों चीज़ें विचित्र हैं, ठीक है। 2009 में 206 सीटों पे अपर सर्किट है, 2024 में आपको 240 सीटों पे ऑलमोस्ट एक लोअर सर्किट है ना। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अगर 2004 में भी जाए हम थोड़ा सा, तो बीजेपी से 7-8 सीट ज़्यादा था, 145 और 153-54 ऐसे कुछ फिगर्स थे एनडीए सॉरी बीजेपी और कांग्रेस के, है ना। और उसके बाद अदर्स को मिला के कांग्रेस 8 सीट 7 सीट ज़्यादा लेकर गवर्नमेंट फॉर्म करने में सक्षम हुई। लेकिन आप माने या ना माने, बीजेपी जो है वो अगर मेजॉरिटी से
25% से ज़्यादा बिलो रहती है, इवन 20% ही मान सकते हैं आप, तो बीजेपी के लिए गवर्नमेंट बनाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ऑब्वियसली नई पार्टी है, 1990 के बाद है, और कांग्रेस पहले से है। कांग्रेस का अलायंस काफ़ी लोगों के साथ है। मैं स्पेशली कह दूं कि मैं कांग्रेस बीजेपी किसी का भी नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिक्स किस तरह से काम करती है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। तो उस दरमियान क्या है कि आप ये सोचिए कि कांग्रेस 153 सीट्स पे भी गवर्नमेंट बना गई है ना, 2004 से 8, और उस दरमियान रोज हमको ये देखना था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है आज मार्केट में, पता नहीं सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ये सब रहेगी। तो इस तरह से वहाँ पर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए। 2009 से 2013 पे भी आरोप लगे, और वो 2004 से 9 वाला ही फेज था जिसमें कनीमोजी, राजा जी, इन सब के कांड हुए थे, और वो जेल हुए, पता नहीं प्रूव हुए नहीं हुए, मैं उस डिबेट में नहीं जानता, बट ऐसा हुआ था। तो वो 150 पे भी फॉर्म कर सकते हैं, और आज भी हिम्मत देखिए 99 सीट के साथ लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन सपने देख रहे हैं। बट आज के कारण मैं बताऊं आप, बीजेपी यहाँ तक आना भी बहुत विचित्र तरीके से ये रिजल्ट आए हैं, और एक्सीलेंट रिजल्ट कहूँगा मैं इसको। क्यों? बीजेपी 240 सीट के साथ अगर विपक्ष में बैठती है, पहली बात तो उसकी संभावना 1% है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जरूर पलटी मारे, उनका नेचर है, मार सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू साहब 1996 से 2018 तक ऑलमोस्ट एनडीए के साथ रहे हैं। उन्होंने नफा नुकसान सब देखा है। 18 से लेके 24 तक, 24 से भी पहले 22 तक मानिए आप, 3-4 साल वो कांग्रेस के साथ रहे हैं, मतलब जो इंडिया अलायंस है उसमें उनको कोई खास नहीं हुआ। अभी वापस बीजेपी से मिले, वो आ गए, तो वो तो जाएंगे नहीं, जो मेरा मत है। तो ये मिला कि हमारे साथ हो गए लगभग 240 और 16 256 होता 16 का स्क्वायर। इसके बाद उनको 16 सांसद चाहिए। 16 में क्या है उनके, शिवसेना के साथ हैं, चलो 5 मान लीजिए। चिराग पासवान जी ऑलरेडी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके कि मैं तो उनके साथ ही रहूँगा, तो हो गई 260-62। 10 में जीतन राम मांझी साहब है, एक वो लेडी है जो एक सीट उनका वहाँ से आया है यूपी से, अपना दल की है, कौन सी है, और भी उनके अलग एक एक दो के अलग भी हैं, और भी जिनके चुनाव से ऐसे हैं। तो उनके टोटल मिला के ऑलरेडी अगर आप 292 में से उनका निकाल दें 12 सीट, तो 280 बचता है। 280 में से 7-8 भी हो जाए तो बीजेपी चली जाएगी। लेकिन कांग्रेस के साथ अभी उल्टा है, बिकॉज कांग्रेस ऑलमोस्ट 230 है, और अगर नायडू साहब और दोनों को भी ले जाएं तो भी उनका मिला के जो है 260 होता है। फिर भी 12 उनको चाहिए, और अदर्स में जो है 12 उनके पास आना मुश्किल है। बीजेपी के पास से अगर ये दोनों निकल जाएं, आप सोचिए 92 में से, तो भी उनके पास रहेंगे 265 तकरीबन, ठीक है, 265। उनको 8 ही तोड़ना है और उनको 12 तोड़ने हैं। तो ये जो नाटकबाजी हो रही है कि ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका चांस 1% है। और अगर हो भी जाता है, सपोज करिए हो जाता है, तो भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा विन विन सिचुएशन बीजेपी के लिए रहेगा। क्यों? बीजेपी का आज की तारीख में राज्यसभा में जो बहुमत है वो जब शुरू हुए थे वहाँ से डबल है, तो राज्यसभा में इनको काम नहीं करने देंगे। मतलब एनडीए का, दोनों का मिला के, है ना, उनके पास ज़्यादा है, इंडी से ज़्यादा, और डबल है राज्यसभा में। और दूसरा स्ट्रांग विपक्ष है, कभी भी इनके सर पे तलवार लटकी रहेगी, और इनको मौका मिला है बहुत सालों बाद। तो ये जो लोग हैं मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इनमें डिपार्टमेंट में लेकर बांटना, मंत्रालयों को बांटना, उसी में इनके इतनी बुरी लड़ाई है जो कि संभव नहीं होगी ऐसी गवर्नमेंट में। खासकर अगर कांग्रेस इंडिपेंडेंट अगर 150 पे आती, पहले की तरह 140 आती, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो 40% के अराउंड भी अगर रहता है तो मैनेज कर सकती है, 40-50% भी कर सकती है। लेकिन अपनी सीटों से 170% लेकर जाना, 100 से 172 और जोड़ना, ये थोड़ा टफ है। और फिर उनके साथ इतना ज़्यादा इन लोगों को वो करना पड़ता है कि जो उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़, बहुत ज़्यादा हद तक है, तो वो इनके बस का भी नहीं होगा। और विपक्ष में बैठने से बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, 6 महीने में इनकी सारी पॉलिसी बाहर आ जाएगी और ये गवर्नमेंट नहीं टिकेगी, और बीजेपी वापस 370 आएगा। बीजेपी इस बार हारा है, वो काफ़ी लोग देख रहे हैं, ग्रुप में हिंदुओं को कोस रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। मेरा जो आकलन है वो इन लोगों के, जो बीजेपी है उसके, इनके कुछ मंत्रियों ने जो है वो अनाप शनाप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, रिजर्वेशन को लेके, इस पर और कॉन्फिडेंस को लेके वो कुछ इन्होंने स्टेटमेंट्स दे डाले। उसकी वजह से जो है इनकी हालत थोड़ी पतली हुई है। मैं आपको मेरी सीट का उदाहरण बता दूं कि मैं दौसा
संसदीय क्षेत्र से आता हूँ राजस्थान में। और दौसा में जो है 2009 में हमारा सीमांकन हुआ था, हम जयपुर की 4 तहसील उसमें जुड़ी थी, तब से आज तक वहाँ पर कभी इनका नहीं बना। लेकिन इस बार वहाँ का सांसद 2 लाख वोट जीत पाया फर्स्ट टाइम। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है इलेक्शन में, कैसे क्या है, कैसे करना चाहिए काम, कैसे नहीं करना चाहिए, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इम्पैक्ट आएंगे, वो हमने बात की। बट मोदी 3.0 कन्फर्म है 99.99%, बिकॉज जो स्नैरियोज मैंने बताए उस हिसाब से उनके लिए बड़ा टफ है। और अगर कंटेंट आपको पसंद आता है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे मेरे 4000 फॉलोअर्स हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, आपने ट्रस्ट किया और हमारा फैमिली ग्रो हो रहा है। आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे लिंक से आप लिंक ट्री से जुड़िए। वहाँ पे मैंने सब अपने सोशल मीडिया की लिंक्स दे रखे हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा लेटेस्ट। और TCT मेरा बैच ऑन है, 10 तारीख रजिस्ट्रेशन, तो उसमें अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं। वो मैं इंतज़ार करूँगा कि हम वहाँ पर ज़रूर मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।